जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इससे पहले हमने आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से विज़िट कीजिए और बायोलॉजी के जो पहले के सेशन हैं आप उन्हें एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? तो इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ल्यूको मीन्स मैंने बताया था कि ल्यूको मीन्स वाइट होता है। क्या होता है? वाइट होता है। ल्यूको मीन्स ही होता है वाइट और साइट्स मीन्स होते हैं सेल। सेल से लिंक करते हैं हम साइट्स को। ओके, तो ल्यूकोसाइट्स मीन्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड कार्पल्स। ओके, नेक्स्ट इज इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यूबीसी की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो दो पर्सन थे, नाम था एंड्रल एंड एडिशन। कौन थे? एंड्रल एंड एडिशन। ये डब्ल्यूबीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड का, तो ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे सेशन को फुल वीडियो आप कंप्लीट एंजॉय कीजिए। तो आपको यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, क्लियर, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो जिस टाइप का एग्ज़ाम हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ये तो बात थी खोज की। एंड्रल एंड एडिशन, टू पर्सन थे, नाम था एंड्रल और एडिशन, उन लोगों ने खोज की थी। नेक्स्ट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी होती, कितनी मात्रा पे डब्ल्यूबीसी ह्यूमन बॉडी पे मिलता है? तो ये होता है 8,000 से 10,000, 8,000 टू 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एचबी शॉर्ट पे राइट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml हीमोग्लोबिन को आप मेज़र करते हैं, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं, तो आपको 8,000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो एक चीज़ याद रखिए आप कि चाहे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो या आरबीसी का फॉर्मेशन हो या और ब्लड का फॉर्मेशन हो, इसका एक ही आंसर होता है, वो होता है बोन मैरो। क्लियर। इन तीनों चीज़ों मीन्स ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इन सब का फॉर्मेशन जो होता है वो डब्ल्यूबीसी पे ही हो, सॉरी, बोन मैरो पे होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो पे। ये बात थी फॉर्मेशन की। नेक्स्ट बात है इसकी लाइफ स्पैन। ये जो डब्ल्यूबीसी होती इसकी लाइफ कितनी होती? जैसे आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, आपको याद है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 डेज होता है। ओके, तो ये 2 से 4 दिनों में इसकी डब्ल्यूबीसी की डेथ हो जाती है। तो इसकी अगर डेथ की बात करें, ये डेथ कहाँ पे होती है? तो डेथ इसकी जो होती है वो ब्लड पे ही हो जाती है, इन ब्लड। ये ब्लड, ये सेल ब्लड पे होती है और ब्लड में ही इनकी डेथ हो जाती है और रीजनरेशन भी यहीं से होता है। रीजनरेशन मतलब कि ये ब्लड में इसकी डेथ होती है और ब्लड से फिर से रीजनरेट हो जाती है। जैसे आरबीसी था, आरबीसी की जो डेथ होती थी वो स्प्लीन पे होती थी। क्लियर। स्प्लीन और लीवर पे होती थी, तो उनको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते थे। तो आप पिछले सेशन को भी आप कनेक्ट करते हुए चलिए, कंपैरेटिवली मतलब एक दूसरे से करते हुए जो है ना, आप देखिए कि आरबीसी की डेथ कहाँ हो रही थी, डब्ल्यूबीसी की डेथ कितनी कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, खोज इन दोनों की किसने की, क्वांटिटी कैसी है, लाइफ स्पैन कैसा है, तो आप थोड़ा उनमें वो चीज़ें डिस्कस करते रहिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो डेड की बात हुई, अब इसका शेप कैसा होता है। बात करते हैं शेप की।
अब आरबीसी का शेप कैसा था वो आप खुद माइंड लगाइए। आरबीसी का शेप कैसा होता था, हीमोग्लोबिन का शेप कैसा था। ओके, अच्छा आरबीसी का शेप टैबलेट जैसा होता है, ठीक है, गोलाकार टैबलेट जैसा। तो इसका जो शेप होता है वो होता है अनियमित। अनियमित, अनियमित मतलब इरेगुलर, ठीक है, अमीबा जैसा। जैसे आपने अमीबा का शेप देखा होगा। शेप क्या, जब भी आप सुनते हैं तो कहते हैं अमीबा शेपलेस है। अमीबा का कोई शेप ही नहीं है, जब जैसा मन हुआ हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी WBC है, ये भी शेपलेस है, इसका कोई शेप नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस होता है नहीं होता, तो न्यूक्लियस इसमें होता है। जैसे जो आरबीसी था, आरबीसी पे न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जो ऊंट और लामा होते हैं उनके आरबीसी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन जो होते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आरबीसी है वहाँ पे आरबीसी पे न्यूक्लियस तो होते नहीं, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी पे न्यूक्लियस होते हैं। तो WBC पे न्यूक्लियस होते हैं या नहीं होते, तो न्यूक्लियस होते हैं। मैंने डबल टिक किया, करेक्ट साइन किया, इट्स मीन्स वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्या होता है। अब WBC अगर ह्यूमन बॉडी पे है तो इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। तो इसका क्या फंक्शन होता है तो ये देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन होता है ना WBC का, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आपने इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना होगा कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लीजिए, विटामिन्स मिनरल्स लीजिए जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करे। तो क्या होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमें एक किसी भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, उसी को तो हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्लियर। तो जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स है, ये हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी जो भी आउटर सब्सटेंस हमारी बॉडी पे इंटर करते हैं ना, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इंटर बॉडी बना सके। क्लियर। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं कि WBC के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। WBC, एक तो हमने अभी आपको बताया कि इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं ना, इसके और भी कुछ नेम है, आप उन्हें भी नोट कर लीजिए। एक इसको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। क्या बोलेंगे सर, तो फैगोसाइटिक सेल। अब फैगोसाइटिक फैगोसाइटिक ये देखो, जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे एंटर करता है ना, तो ये जो WBC होती है ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फैगोसाइटिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं सर, तो फैगोसाइटिस प्रोसेस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आप जब 2-3 बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, आपका माइंडसेट एकदम बन जाएगा और एग्ज़ाम पे वो चीज़ें तुरंत रिकॉल हो पाएंगी। क्लियर। तो जो WBC होती है, जो हमारे जो भी आउटर सब्सटेंस बॉडी पे इंटर करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फैगोसाइटिक प्रोसेस। क्वेश्चन पूछता है कि जो WBC होता है वो जीवाणुओं का भक्षण किस प्रोसेस के थ्रू करता है, या जो जीवाणुओं को खाता है उस प्रोसेस का क्या नाम है, तो उसका नाम है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। क्या नाम है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो इस वजह से इस WBC को हम फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। सेकंड इसे हम कहते हैं इम्यून सेल्स। क्या कहते हैं, इम्यून सेल्स। ओके, इम्यून सेल्स क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो इस वजह से इसे इम्यून सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका नेम है उसे हम बोलते हैं सोल्जर। ओके, सोल्जर सेल्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करती है और जो भी आउटर सब्सटेंस होते हैं उनकी अगेंस्ट फाइट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इस वजह से हम सोल्जर सेल भी कहते हैं। एक नेम और है इसका जो है वो क्या है, वो फाइटर सेल है। फाइटर, फाइटर या बॉडी गार्ड सेल। ओके, तो ये नेम अक्सर पूछ लेता है कि WBC के कौन कौन से नेम है। स्पेशली सबसे अच्छा पूछता है ल्यूकोसाइट,
सेकंड नाम पूछता है फैगोसाइटिक सेल्स। तो आप ये याद रखना, बाकी इम्यून सेल्स, सोल्जर सेल्स और फाइटर या बॉडीगार्ड सेल्स ये तो आप नेम से भी बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप कौन कौन से हैं। ये तो थे डब्ल्यूबीसी के नाम, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अदर नेम्स। ओके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ों को साथ में राइट करते रहें, माइंडसेट पे बिठाते रहें। क्लियर। बाकी इनका आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उसके बाद वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डब्ल्यूबीसी के यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। पहला है ग्रैनुलोसाइटस। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स। ये आप ये मत कहिए कि ये इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के टर्म ज़्यादा देता है अभी समय। ग्रैनुलोसाइट्स कड़िका में, और दूसरा आग्रैनुकोसाइट। ओके, आग्रैनुकोसाइट्स ये है, इसको कहते हैं अकड़िका में। मीन्स क्या है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इस पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कण पाए जाते हैं। तो एक होती है ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरी होती है अग्रैनुलोसाइट्स। ओके, कणिकामय और अकणिकामय। तो ये कुछ हिंदी के इंग्लिश के टर्म कुछ डिस्टर्ब करते हैं, वो सही बात है, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स कणिकामय पे कौन कौन से नाम आते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है बेसोफिल्स। क्या नेम है? बेसोफिल्स। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, और जो थर्ड नेम है वो है इसिनोफिल्स। ओके, नेक्स्ट जो ये सारी चीजें हो गई, ये ग्रैनुलोसाइट्स के कणिकामय के टाइप है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। ओके, अब बात करते हैं ये जो अग्रैनुलोसाइट्स है, अकणिकामय, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक है मोनोसाइट्स। ओके, दूसरा है कौन सा है? लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे कम डब्ल्यूबीसी में कौन होता है, तो बेसोफिल्स होता है मिनिमम। ओके, मिनिमम बेसोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो होता है मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पे अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो वह न्यूट्रोफिल्स। आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें, थोड़ा कंजस्टेड है तो आप एडजस्ट कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है इसिनोफिल्स। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, अभी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट जैसे पूछ लेता है कि डब्ल्यूबीसी पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा पार्ट पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा न्यूट्रोफिल्स। मैक्सिमम नंबर पे न्यूट्रोफिल्स और मिनिमम नंबर पे पूछे तो बेसोफिल्स। ओके, नेक्स्ट इसिनोफिल्स है। फिर जो अग्रैनुलोसाइट है, अकणिका में सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी की, उसमें 2 टाइप है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स का जो साइज है ना वो लार्जेस्ट है। मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो नाम होगा मोनोसाइट्स। व्हाट? मोनोसाइट्स। ओके, जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, लिम्फोसाइट ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी होती है
वो होती है लिम्फोसाइट्स। क्या होगी सर? लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट टू टाइप्स की अगेन होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह बेसोफिल्स। क्या है सर? तो बेसोफिल्स। ओके, हम यहाँ से एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस यहाँ से निकालूंगा बेसोफिल्स से, आप बस धैर्य बनाए रखिए साथ में। ओके, तो ये जो बेसोफिल्स होती है इसका सिक्रेशन कैसा होता है, ठीक है, ये कब निकलती है? तो ये दो समय पे निकलती है। कब निकलती है? तो जब एलर्जी टाइम, जब हमें एलर्जी होती है ना, बहुत लोगों को एलर्जी होती है, किसी को धूप से, किसी को धूल से, ठीक है। तो ये जो बेसोफिल्स होती है, जब एलर्जी होती है तो कौन सा रिलीज होता है? बेसोफिल्स। डब्ल्यूबीसी का जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है ये रिएक्ट करती है एलर्जी के समय। ओके, और ये सेकंड इसका जो होता है वो हिपेरिन प्रोटीन में, हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका मेन काम यही है। ओके, प्रोटीन का निर्माण। क्वेश्चन बनता है कि हिपेरिन प्रोटीन के निर्माण में कौन सा डब्ल्यूबीसी सहायक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। क्या हो जाएगा सर? बेसोफिल्स हिपेरिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अब ये हिपेरिन प्रोटीन है क्या एक्चुअली? तो ये चीजें देख लेते हैं क्या होता है हिपेरिन प्रोटीन। ओके, क्या होता है हिपेरिन प्रोटीन? तो ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है ये? एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है? तो एंटी क्लॉटिंग मीन्स ऐसा प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट ना बनने दे, ब्लड को जमने ना दे। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। ओके, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है हिपेरिन प्रोटीन। अब ये करता क्या है कि जो हमारे, आपको भी पता है, जो हमारे बॉडी पे ब्लड होता है वो तो जमता नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर चोट लग जाती है तो आफ्टर 4 to 5 मिनट पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वही ब्लड जब हमारे वेन्स पे चलता है, शिराओं पे, धमनियों पे बहता है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रोटीन के कारण शिराओं पे या मानव के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिपेरिन प्रोटीन। ओके, अब ये जो हिपेरिन प्रोटीन है इसके निर्माण में कौन सहायक है? तो बेसोफिल्स है। और ये जो हिपेरिन प्रोटीन है ना, ये लीवर भी निकालता है। कौन निकालता है? लीवर। ओके, कौन निकालता है? तो लीवर भी निकालता है। हिपेरिन प्रोटीन लीवर भी प्रोड्यूस करता है। बेसोफिल्स तो हिपेरिन बनाता बनाता है, लीवर भी प्रोड्यूस करता है, लीवर द्वारा भी निर्माण। ओके, हिपेरिन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हिपेरिन प्रोटीन कम हो गई तब क्या होगा? क्लियर ना? अगर मान लो हिपेरिन प्रोटीन कम हो गई, कमी हो गई हिपेरिन प्रोटीन की, कम हो गई, मैं नीचे डिक्रीज साइन करता हूँ। अगर हिपेरिन प्रोटीन कम हो गई तो मानव शरीर पर तो रक्त का थक्का जमने लगेगा और ब्लड क्लोटिंग होगी, आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है एक हार्ट कृत्रिम हिपेरिन होती, कृत्रिम हिपेरिन दी जाती है। आर्टिफिशियल हिपेरिन होती है जिसे डॉक्टर जो है डोज फॉर्म में देता है। उससे क्या होता है, हिपेरिन की जो अमाउंट है वो वहाँ पे रहता है और ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। अब ये जो कृत्रिम हिपेरिन है ये मिलता कहाँ से है? तो ये जोंक की लाश, जोंक पता ना, जोंक, लीच जिसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में लीच कहते हैं इसे, ठीक है, उससे मिलता है, जोंक की लाश से, याद रखना, जोंक की लाश से। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम पूछता है क्वेश्चन, कृत्रिम हिपेरिन को क्या कहते हैं? तो हीरोडिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोडिन। ओके, हीरोडिन। कृत्रिम हिपेरिन को क्या कहेंगे सर? हीरोडिन कहेंगे। ये बात थी हिपेरिन और बेसोफिल्स का काम। अब ये बेसोफिल्स क्या है?
बेसोफिल्स जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो तुरंत रिएक्शन होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करता है इन बेसोफिल्स। ओके, अब एलर्जी टाइम पे ये रिलीज होता है बेसोफिल्स। तो एलर्जी क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एलर्जी यहाँ पे देखते हैं, एलर्जी क्यों होती एलर्जी। तो एलर्जी होने का मेन जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल तो आता है, कभी कभी इसिनोफिल्स भी आ जाता है। तो ऑप्शन अगर ऐसे होता है एलर्जी के एलर्जी क्यों होती है तो बेसोफिल्स ऑप्शन है तो सही है। अगर बेसोफिल और इसिनोफिल्स दोनों है और बोथ का ऑप्शन है तो हम बोथ को क्लिक करेंगे। ओके, और अगर बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स दोनों है लेकिन बोथ का ऑप्शन नहीं है तो हम बेसोफिल्स को क्लिक करेंगे। ओके, एलर्जी होती क्या, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टामीन। क्या होता है, हिस्टामीन, इसी को हिस्टामाइन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है जब इसका स्रवण होता है ना तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, रिस्पॉन्सिबल। ओके, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हिस्टामिन प्रोटीन होता है। अब ये हिस्टामिन को अगर कम कर दें एलर्जी नहीं होगी। अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो वह हिस्टामिन ही रिएक्ट करता है। मीन्स जैसे बाहरी को भी कोई भी आउटर सब्सटेंस हमारी बॉडी पे एंटर किया, अब हमारी बॉडी उसको जानती नहीं है। तो ये हिस्टामिन जो होता है ना, हिस्टामिन प्रोटीन, ये क्या करता है, ये बस एकदम झगड़े के मूड में आ जाता है, निकल के आता है कि आप अंदर कैसे आ गए भाई साहब, ठीक है, बस झगड़ना शुरू। और आपको भी पता है जब कहीं झगड़ा होता है तो क्या होता है, जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, तोड़ फोड़ मचेगी। तो जब हमारे बॉडी पे जो आउटर सब्सटेंस है और हिस्टामिन है इनके बीच में एक झगड़े जैसी कंडीशन होती है तो तोड़ फोड़ मचेगी, मतलब हमें एलर्जी होगी, छींक आएगी, खांसी आने लगेगी, खुजली होगी, ईचिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर। तो एलर्जी आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होती है, एलर्जी क्यों होती है। अगर हम हिस्टामिन्स को कम कर दें ना, अगर हम इसको कम कर दें तो हम एलर्जी पे काम कर, मतलब एलर्जी को काबू में कर सकते हैं। तो एक टैबलेट आपने सुना होगा एबिल करके आती है, वो एलर्जी को कम कर देती है। एलर्जी कम नहीं करती, वो हिस्टामिन जो होता है ना, हिस्टामिन का जो सिक्रेशन होता है उसे कम कर देता है। हिस्टामिन कम मीन्स एलर्जी ना होगी, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो तोड़ फोड़ क्यों होगी। ये टॉपिक था बेसोफिल्स का। क्लियर ना, समझ गए सारा बेसोफिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की। क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स। तो देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स में क्या क्या चीजें हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, इसमें दो चीजें हैं, न्यूट्रोफिल्स भी है और एक मोनोसाइट्स है। ठीक है, इन दोनों को देख लें एक बार में, क्योंकि इनका जो मेन काम है वो क्या है, ये फैगोसाइटिक सेल है। क्या है ये, फैगोसाइटिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये फैगोसाइटिक एक प्रोसेस होता है जिससे जो जीवाणु आते हैं ना, आउटर सब्सटेंस, उन्हें खाने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर दो सब्सटेंस, दो सेल्स ऐसी हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो मतलब जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जिनका नाम क्या क्या है। तो एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे का नाम है मोनोसाइट्स। क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये भक्षणकारी कोशिका होती है, हिंदी में इन्हें भक्षणकारी, भक्षणकारी कोशिका। कैसा लग रहा है आपको सेशन, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, तो ये भक्षणकारी कोशिका होती है, इन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी सेल्स को फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। तो ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करके, या तो इनमें से एक होगा, या तो अगर दोनों ऑप्शन देंगे तो एक ऑप्शन बोथ का होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इसिनोफिल्स। क्या है, इसिनोफिल्स। ये क्या है इसिनोफिल्स, इसका क्या काम है। तो ये जो वायरस डिसीज होते हैं ना, ये वायरस डिसीज के काम रोकथाम करती है, वायरस डिसीज की रोकथाम। क्योंकि ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये जीवाणु, बैक्टीरिया को रोकती हैं, और जो इसिनोफिल्स होती है ये वायरस डिसीज को कम करती है, और ये एलर्जी में भी पार्टिसिपेट करती है ना।
अभी मैंने बताया था कि एलर्जी में जो है कौन कौन से होते हैं, एक तो बेसोफिल्स तो जाती है लेकिन इसेनोफिल्स भी जाती है एलर्जी में भाग। एलर्जी में कौन भाग लेता है, तो इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स होती। बेसोफिल्स मोस्टली पार्टिसिपेट करती, इसेनोफिल्स भी होती है वहां पे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोसाइट, मोनोसाइट्स और प्लस लिम्फोसाइट। पहले हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स प्लस लिम्फोसाइट्स। इनका क्या काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड इम्यून, प्रोवाइड इम्यून, ठीक है ना, इम्यूनिटी कह सकते हैं इन्हें, प्रोवाइड इम्यूनिटी एडवांस लेवल। इसका क्या मतलब हुआ, जो हम इम्यूनिटी होती है ना, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट था, बी लिम्फोसाइट था, तो ये क्या करते क्या लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट होती है उसे बोलते हैं हम टारगेट लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, टारगेट लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये जो मोनोसाइट या लिम्फोसाइट होती इन्हें हम शॉर्ट में मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। अभी जैसे कोरोना का टीका लग रहा है, ठीक है, कोरोना का वैक्सीन चल रहा है ना, तो उसमें होता क्या है, हमारी बॉडी तो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस ही करती है, नो डाउट, लेकिन हमें पता कैसे होगा कि कौन सा वायरस या कौन से जो एक्सटर्नल फैक्टर इंटर कर रहे हैं बॉडी पे, कौन से हमारे लिए हार्मफुल है, कौन से यूजफुल है। तो जब वैक्सीन दिया जाता है ना, तो वैक्सीन पे जिस भी डिसीज़ का वैक्सीन होता है उसी का जो फैक्टर होता है जिसके वजह से जो वायरस या बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी पे इंटर कराया जाता है, बट वो माइल्ड स्टेज पे होता है, तो हमारी बॉडी उससे मतलब जो हमारा WBC होता है वो पहचान लेता है, और नेक्स्ट टाइम जब वैसे लक्षण वाला, वैसे क्वालिटी वाला कोई भी फैक्टर इंटर करता है तो तुरंत एंटीबॉडी बना के मारना शुरू कर देता है। तो जो एंटीबॉडी बनाने जो उसे याद रखता है ना, वो कौन रखता है, लिम्फोसाइट रखता है। इसी वजह से इसे मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी सेल्स। ये जो टीकाकरण का जो भविष्य में लाभ मिलता है, ये इसी सेल्स की वजह से मिलता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की वजह से, ठीक है। ये स्पेशली करते क्या है, ये दोनों जो वायरस डिसीज होती है ना, इनसे बचाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिसीजेस ऑफ WBC। ओके, क्या है डिसीज ऑफ WBC, WBC से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज हैं। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज क्या है, अगर WBC बढ़ रही है, इफ WBC को क्या होता है, बढ़ रही है, ठीक है ना, काफी बढ़ चुकी है, मैंने इंक्रीज साइन बनाया, इसका मतलब वो बढ़ रही है। ओके, अगर WBC बढ़ रही है तो एक डिसीज होती है जिसका नाम है ल्यूकेमिया। क्या नाम है, ल्यूकेमिया कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया, इसी को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर, आपने सुना होगा कि कैंसर हो जाता है या ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया है क्या स्पेशली, तो ल्यूकेमिया कुछ नहीं, बस केवल जो हमारी WBC ना बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज होने लगती, बढ़ने लगती है। और आपको पता है कि सेल्स है भाई, जब कोई चीज़ अगर अति हो गई ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर WBC बहुत बढ़ गई तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर। इफ सेकंड कंडीशन क्या है, WBC अगर कम हो गई, ये लो भाई, WBC अगर कम हो गई तो एक डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया।
ये इंग्लिश टर्म ही आते हैं एग्जाम पे और हिंदी नहीं आते। हिंदी पे देगा तो भी यही लिख के देगा ल्यूकोपेनिया, ठीक है, ल्यूकोपेनिया। अब ये ल्यूकोपेनिया पे होता क्या है, अब डब्ल्यूबीसी कम है तो डब्ल्यूबीसी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा था वो नहीं बना पाएगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा ना, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ओके, ल्यूकोपेनिया पे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप कहोगे इम्यून सिस्टम तो और भी वीक होता है, किस केसेस पे, किस केसेस पे होता है, तो जब HIV होता है ना, HIV जिसको आप एड्स भी कहते हो ना, तो HIV या एड्स पे होता क्या है, WBC कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, WBC कम हो जाते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। अब यहाँ पे HIV क्या है देख लेते हैं। HIV इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ओके, तो ये थी एड्स। एड्स में होता है क्या, जनरली WBC कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा HIV या एड्स होने पे, तो अगर हमें कोई भी डिसीज होती है ना तो रिकवरी नहीं हो पाती। ओके ना, रिकवरी हो नहीं पाती। तो ये था एड्स का मामला, HIV का। अब हम एड्स पे बात कर रहे थे, तो एड्स से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से एड्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। HIV वायरस है ना, HIV वायरस, ये HIV वायरस किस फैमिली से, क्योंकि कोई भी वायरस होता है तो कोई ना कोई फैमिली से रिलेट करेगा। तो इसके अगर हम फैमिली की बात करें ना, किस फैमिली से है, तो ये रेट्रो फैमिली से है। कौन सी फैमिली, रेट्रो फैमिली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फिर इन्हीं को घुमा घुमा के एग्जामिनर रखता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो रेट्रो फैमिली से है। अब ये रेट्रो फैमिली है क्या भाई, रेट्रो फैमिली नाम तो बहुत सुना है, रेट्रो फैमिली क्या है, तो ये केवल ब्लड पे एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट ओनली ब्लड। इसका क्या मतलब निकला, इट्स मीन्स ये है भैया कि अगर ये HIV वायरस जो है ना, अगर आपके मान लो हाथों पे लग जाए, नोज पे लग जाए, हेयर पे लग जाए, तो आपको अटैक नहीं करेगा, एक्टिवेट ही नहीं होता ये। लेकिन अगर आपके ब्लड के टच में आया ना, ब्लड से, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तभी जो HIV फैलता है वो तो, एक तो अगर आपको निडिल मीन्स जो सिरिंज होती है किसी HIV पेशेंट को लगे तो ब्लड के टच में आएगी, और फिर वही सिरिंज आपको लगा दी जाए तो वही ब्लड आपके ब्लड से टच करेगा और जो वायरस होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से इसे रेट्रो फैमिली का कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रो फैमिली। और ये जो अटैक करता है ना, ये जो रेट्रो फैमिली के वायरस होते हैं, ये कहाँ पे अटैक करते हैं, तो करते तो WBC पे, लेकिन कौन से WBC, तो T लिम्फोसाइट। किस पे करते हैं, T लिम्फोसाइट पे। ओके, ये जो अभी हमने बताया कि वहाँ पे ये WBC का टाइप होता है T लिम्फोसाइट, जिसे हम टारगेट लिम्फोसाइट बोलते हैं। WBC का पार्ट है, उस पे जो है अटैक कर देता है रेट्रो फैमिली के जितने भी वायरस होते हैं, ठीक है। अब HIV वायरस क्यों होता है, तो पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स, अगर जैसे कि आपका ब्लड किसी दूसरे को गया और HIV एक दूसरे को हुआ तो एक दूसरे से फैल जाता है। इन्फेक्टेड निडल लगाने से मीन्स किसी को HIV है, उसको निडल लगा और वही निडल एक नॉर्मल पर्सन को लग गया तो उसको HIV हो जाता है। ओके,
मदर टू चाइल्ड, मान लो अगर मदर को है तो वो बच्चों पे होना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि ब्लड टच होता है ना वहाँ पे। और सेक्सुअल कांटेक्ट। ओके, इसका एक टेस्ट होता है HIV का। HIV का एक टेस्ट होता है जो अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो उसका नाम है एलिशा। कौन सा टेस्ट है? एलिशा। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिशा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए या HIV के लिए, और या पूछता है कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिशा। एलिशा का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एलिशा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है। ओके, एलिशा टेस्ट HIV टेस्ट, एड्स टेस्टिंग के लिए होता है। इसका जो फर्स्ट केस आया था ना, फर्स्ट केस वो आया था 1981 पे, और कहाँ पे? USA पे। ओके, मतलब HIV वायरस या एड्स का जो फर्स्ट केस वर्ल्ड पे आया था 1981 पे USA में मिला था। और अगर इंडिया पे बात करें तो 5 साल बाद, मीन्स 1986 पे इंडिया पे ये आ चुका था एड्स। क्लियर? अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, एड्स के कैसे लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले वेट लॉस होगा, वेट गिरने लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना, ठीक है, जब किसी को एड्स होता है तो भूख नहीं लगती। और हाई फीवर, क्या होता है? हाई फीवर, फीवर आता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं HIV के। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये WBC से सारा रिलेटेड था, जितने भी WBC से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने डिस्कस किए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और लाइक कीजिए। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो होगा हमारा किस पे? प्लेटलेट्स पे, ठीक है, क्योंकि हमने प्लाज्मा देख लिया, RBC देख ली, WBC देख ली, और जो नेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा प्लेटलेट्स पे। तो आप चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू।